डर डर के रहते हम, बस जब हम चलते तो पूरा घर हिल रहा है। न जाने ईश्वर पर भी क्या बीत रही होगी जब वो अपने सामने धरती को फटते हुए देख रहे हैं। पैसे ने आप कुछ है, यहाँ तक नेपाल को देने को सामान निकालने के पैसे नहीं मिले। आप लोग ऐसे रोएंगे तो फिर मतलब कैसे? आप दगड़ में और कुकुर आमची आक गरम। छोड़ा है बच्चों को। अच्छा, बाल बच्चा देहरादून छोड़ा अच्छा ना। नमस्कार, कल से हम दिल्ली से निकले हुए हैं क्योंकि उत्तराखंड जोशीमठ पहुंचना था। फाइनली आज अंधेरा होते होते हम जोशीमठ पहुंच पाए और ये जर्नी अपने आप में, इसका अनुभव मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगी। कर्णप्रयाग से लेकर कम से कम जोशीमठ तक का रास्ता, जगह जगह पहाड़ खुदा हुआ है, हिमालय को छलनी कर दिया गया है। और स्थिति ये है कि शायद जब आप जोशीमठ पहुंचेंगे तो आपको ये वजह समझ में आ पाएगी कि जोशीमठ आखिर ये त्रासदी इस वक्त क्यों झेल रहा है। मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि कहाँ पर जाके हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं, क्योंकि कंबल में दुबके हुए आप होते हैं तो आपको पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है या तकलीफ़ों का आलम क्या है। लेकिन इस सर्द रात में क्या हालत है लोगों की, ये जानने के लिए हम मनोहर बाग इलाके की तरफ बढ़े। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, सबसे पहले नज़र मेरी यहाँ पर इस दरार पर पड़ी है। इस दरार के साथ ही ये समझ में आ गया है कि जो घर वहाँ पर बसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। इस दरार को भरने की कई बार कोशिश की गई, हालांकि ये रास्ता है यहाँ मनोहर बाग की तरफ एंटर होने के लिए। एक दो जगह पर और दरारें दिख रही हैं। हालांकि अंधेरा होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें शायद मैं इस रिपोर्ट में आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन कई ऐसी दीवारें हैं जो टिल्ट होती जा रही हैं और वो कभी भी गिर सकती हैं। सर्दी की वजह से, कोहरे की वजह से जो आसपास का हिस्सा है, पानी का जगह जगह से जो रिसाव हो रहा है, नमी और सीलन जो है वो कई जगहों पर दिखाई दे रही है। लेकिन घरों में लोग कैसे रह रहे हैं, ये बढ़ने के लिए आप मेरे साथ आगे बढ़िए। मुझे यहाँ पर दो परिवारों से मुलाकात करनी है, एक पांडे परिवार और बिष्ट परिवार, क्योंकि इन दो परिवारों को लेकर लोगों ने बताया कि उनके घर की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब है। पांडे परिवार जहाँ पर दो बुजुर्ग इस वक्त उस घर में अकेले रह रहे हैं और वो किस स्थिति में रह रहे हैं ये उनके घर चलकर ही अब देखते हैं सीधे। हम देख रहे हैं घर कहाँ पे टूटे हैं, कहाँ कहाँ पर दरार आई है। हम लोग दिल्ली से आए हैं शूट करने, कवर करने के लिए आए हैं, पत्रकार हैं। रात के इस सन्नाटे में कैमरे पर आप कितना देख पा रहे हैं नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर, सामने मुझे बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सर्दी, पारा इस वक्त देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री है और 0 डिग्री की इस ठंड में जिन लोगों को ये नहीं पता है कि उनके सर पर छत कब तक रहेगी, कहीं उनके ऊपर आकर गिर तो नहीं जाएगी, या उन्हें रात को सेफ्टी के लिए अपने घरों से कुछ कंबल, कुछ जुगाड़ लेकर जहाँ पर व्यवस्था की गई है उनके लिए रुकने की, शेड्स में वहाँ जाना पड़ता है। सोचिए ये कितना बड़ा संकट है। पहाड़ के लोगों के जीवन में संकट भी पहाड़ जैसे ही आए हैं और ऐसी एक घर की तरफ इस वक्त हम जा रहे हैं जो इन्हीं संकटों से गुजर रहा है। जी, ओह, ये तो अभी पूरा अबैंडन्ड है, पूरा इसको अभी, हे भगवान, माय गॉड, I'm speechless. I don't know what to say after seeing this. कुछ सामान घर का यहाँ रखा है, लेकिन क्या यहाँ जाना, मैं जा सकती हूँ थोड़ा? ये जो दरार इस वक्त यहाँ पर मुझे दिख रही है, मेरा हाथ अगर मैं इसको वर्टिकली यहाँ पर अभी डाल रही हूँ, मैं आई कैन मूव माई होल हैंड इनसाइड। एक बार ज़रा कैमरा क्लोज करके यहाँ पर दिखाइए। आई कैन कम्प्लीटली मूव माई हैंड और मैं बहुत अंदर डर की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे हाथ अपना नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन ये कितना गहरा है, कितना डीप है इस वक्त, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर देखिए ऐसी हैं जो आपको सिर्फ तस्वीरों में तस्वीर दिखती है, लेकिन जहाँ पर बड़े घर हैं, जहाँ पर घर थोड़े से सेक्लूडेड है, वहाँ पर इन दरारों से सांप, बिच्छू, कीड़े तक निकल आने कट रहे हैं। जी अंकल, प्रणाम प्रणाम। कहाँ कनाचे आना है? ये तरफा खुल। अच्छा, ये हिस्सा गीला है पूरा, जो सीलन है वो सीलन इस वक्त यहाँ दिख रही है, यहाँ से पानी जो निकल रहा है।
पानी का सोर्स कहाँ है पता है? कहाँ से आ रहा है पानी? ये पानी ये ऐसा है, ये पानी जो है पता नहीं मटमैला पानी आ रहा है ये। हाँ। ठीक। और पूरी मकान मेरी क्षतिग्रस्त हो गई। अब तो मैं किसी काम का रहा नहीं, जो जिंदगी भर था वो तो गया। पूरा मकान जो है बनाने में मेरी जीवन बीत गया। सोचा कुछ और था, वो कुछ और, क्या करे। न पैसे न अब कुछ है, यहाँ तक कि नेपाल को देर को सामान निकालने के लिए पैसे नहीं मिल पा। सब ठीक होगा अंकल, आप ऐसा मत सोचिए, ठीक होगा, काम होगा। इस पर आप लोगों की जो मेहनत थी या जमा पूंजी थी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हिम्मत, थोड़ी सी हिम्मत बांधिए। पहाड़ के लोग तो बहुत मेहनत कश लोग रहे हैं, अपने कंधों पर पहाड़ उठा के चले हैं, क्या करूं, है ना। आप लोगों ने तो पूरा जीवन अपने कंधों पर पहाड़ उठा के चले ना, इन रास्तों पर पैदल चले हैं, बोझ उठा के चले हैं। आज एक संकट आया है, पर इससे आप निकलेंगे बाहर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इन तस्वीरों पर क्या कहा जाए, क्योंकि जिस घर में इस वक्त दरार है, अगर आपकी नज़र यहाँ मंदिर की तरफ जाएगी तो अभी भी, क्योंकि मंदिर जो स्थान होता है उसको आसानी से घरों में यूँ शिफ्ट नहीं किया जाता है। बहुत कुछ देख समझकर इंसान मंदिर बनाता है, अपने प्रभु को स्थान देता है। लेकिन आज न जाने ईश्वर पर भी क्या बीत रही होगी जब वो अपने सामने धरती को फटते हुए देख रहे हैं। और ये धरती क्यों फटी है? ये धरती इसलिए नहीं फटी है कि उस ईश्वर ने ऐसी धरती दी थी। ये धरती इसलिए फटी है क्योंकि इंसान ने अपने लालच में जो अंधाधुंध विकास किया है, उसकी कीमत आज बुजुर्गों के इन आंसुओं के रूप में चुकती हुई देख रहे हैं आप। अंकल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ आप संभालिए अपने आप को, सब ठीक होगा। आज भी वहाँ उस मंदिर में दिया जल रहा है, इन हालातों के बाद भी जल रहा है। शायद हर रोज़ उन्हीं से प्रार्थना होती होगी कि हमें बचा लो या हमारे इन संकटों को पार लगाओ। ये देवभूमि है, लेकिन इस देवभूमि के लोग आज जिस संकट से गुजर रहे हैं, वो संकट, तकलीफ इसलिए होती है कि बाहर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड की सीमाओं तक ही इनका दर्द, इनके आंसू सिमट जा रहे हैं। और इसीलिए मेरी कोशिश थी कि दिल्ली से हम यहाँ लोगों के बीच पहुँचें, क्योंकि बहुत बन गए वीडियो वहाँ पर बैठकर, वहाँ पर बात करके। लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि फटती हुई ज़मीन देखकर किस तरह से कलेजा फटाता है। जिन्होंने पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया, आप घर का सामान देखिए एक बार। एक कोने में वहाँ पर आपको कुछ स्टोर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये जो घर का सेटअप आप देख रहे हैं ना, हमारे पहाड़ी घर ऐसे ही होते हैं। छोटे छोटे संदूकों में हमारी यादें, हमारे सामान, हमारे संसाधन यहीं रखे होते हैं। कोई बैंक बैलेंसेस नहीं होते हैं यहाँ लोगों के पास। लेकिन आज वो जो थोड़ा बहुत भी अपने हाथ में था, वो इन दरारों की भेंट चढ़ गया है। इन लोगों ने ये विकास नहीं मांगा था, इन लोगों ने ये चीज़ें नहीं मांगी थी कि उनको उनके शहर के नीचे से पूरी की पूरी सुरंगें खोद दी जाए और रातों रात उनके लिए ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए कि जिस ज़मीन पर वो खड़े हैं उसमें पैरों के बीच से निकलती हुई दरार चली जाए। इस दरार का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाया। आप भी इना आ जाओ, इना आ जाओ आप भी। आप दगड़ में और कुकुर आमचे गरम छोड़ा है बच्चों को। अच्छा, बाल बच्चा देहरादून छोड़ा अच्छा ना बच्चा देहरादून यो कखदन बच्चा हम कखदन बोली तो तब ते देहरादून आ जाता है। हम देहरादून में कि बोली कि कूड़ू तो सर खत्म हुए, बच्चा भी परेशान हुए यहाँ बहुत ज़्यादा। और बल माँ जी बल पापा बल तबीयत नहीं बल बीमार जी मेरा दूध में बीमार, मेरी तबीयत खराब रहती है। तो मैंने कहा किसकी तबीयत में, सवेरे यहाँ आ गए। किसी ने मेरे को फ़ोन किया, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? बोली आप तो सुबह कर पूरा टूट गया। 4 बार मैं इसको ठीक करा के चुका हूँ, 4 बार कर दिया मैंने ठीक। अपने पैसे लगा के 1.5 लाख रुपए एक बार लगाया, 50,000 एक बार लगाया, 70,000 एक बार लगाया। आए डॉक्टर भी नहीं मिले, सरकारी नौकरी मैं सरकारी नौकरी उसमें सिंचाई विभाग में, संचार विभाग में, सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग में। मेरी जिंदगी यहाँ बीती है। मैंने जो है सोचा कुछ और था। क्या सोचा आप? मैं अब सही हो गया हूँ, बच्चे भी जो है वो ठीक हो जाएंगे तो एक बार यहाँ पर देवी भागवत करूँगा।
माता रानी की पितरों का उद्धार करूँगा, वो मेरा ही उद्धार होने वाला है। यही स्थिति रही तो हो गया, सब कुछ अधूरा, सपने ही सपने रह गए, खाली सपने रह गए मेरे, हम कुछ नहीं रहे। कोई कह रहा तुम वो करो, कोई कह रहा ये करो, अब सलाह तो सब देते हैं, मन बीतती जिस पर वही जानते हैं। लोगों के एक एक चिट्टे हल की तरह आ रहा, मैंने हल की तरह आया, मैंने खुद किया ये सब लगा रखा, मैंने आपके साथ मैंने खुद किया ये। मैंने कहा नहीं, इतने में सरकार को कभी नहीं बोलनी चाहिए जितना जब तक। अब ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो ट्रेन आगे नहीं, आज करे कोई करे वहाँ जाओ, कोई करे वहाँ जाए, कहाँ जाना, कहाँ जाना, वो भी नहीं मिल रहा, कहाँ जाना, इतना सामान कहाँ ले जाना, कहाँ जाना इतना सामान ले जाकर। मैंने इतनी कमाई अपना इस मकान पर लगा दिया, बच्चों को कुछ ही नहीं रखे, पर मैंने बच्चों को, बच्चा बोल 10 दिन हो गए सो नहीं रहा, रात को नींद नहीं आ रही, भूख नहीं है, नींद नहीं है, सब बर्बाद हुए। कोई करा नहीं है, पढ़िए रुको, पढ़िए तुम चिंता मत करो, क्या मैंने कहा क्या करना। एक इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत से काम करता है। पहाड़ के लोग जो अपने मेहनत कश व्यवहार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी, अंकल जैसे सामने खड़े हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सरकार को सेवा दी, सिंचाई विभाग से रिटायर हुए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की जो जमा पूंजी उनके बुढ़ापे के लिए थी, उनकी वृद्धावस्था के लिए थी। और क्योंकि देखिए देवभूमि के लोग हैं ना, तो हर चीज़ देवताओं से जुड़ी हुई होती है, मान सम्मान से, आस्था से, धर्म से जुड़ी हुई होती है। उस पैसे से अपने पूर्वजों के लिए भागवत कथा करना चाहते थे, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा, वो इस घर की मरम्मत में लगा। लेकिन उस मरम्मत के बाद भी घर की नींव नहीं संभल पा रही है। ये संकट बिन बुलाया है, जिसके पीछे इनकी कोई गलती नहीं, इनका कोई गुनाह नहीं, इनका कोई लालच नहीं, इनकी कोई वजह नहीं, लेकिन आज ये इस भाग्य के लिए क्यों जिम्मेदार हैं, ये सवाल इन्हें हर घड़ी इस वक्त कोस रहा है। मेरी ये अपील है, मेरी ये गुजारिश है उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड सरकार में बैठे उन अधिकारियों से जो इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। दिल्ली में जो राजनीतिक सत्ता मौजूद है, क्योंकि दिल्ली में राजनीतिक सत्ता में इस वक्त जो पहाड़ी ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपने लोगों की तरफ देखिए, अपने लोगों की तकलीफ़ को महसूस करिए। और न सिर्फ यहाँ तक, मैं गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से ये अपील करती हूँ कि आप यहाँ के लोगों की आंखों के आंसुओं को देखिए और समझिए कि ये लोग आज भी मुआवजे का एक पैसा नहीं चाहते हैं। इनको मुआवजा नहीं चाहिए, इनको इनके घर चाहिए, वो घर जहाँ पर इनके पुरखों की आत्मा बसी हुई है। बसने को तो ये भी जाके देहरादून, दिल्ली, लखनऊ कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन इस ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहते। और पहाड़ अगर है तो इन लोगों की वजह से है, जो पहाड़ को आज भी छोड़ नहीं रहे हैं, जो पलायन के तमाम कारण होने के बावजूद पलायत नहीं हुए। पहाड़ तब बचेगा जब पहाड़ के लोग बचेंगे, और ये लोग अगर नहीं बचेंगे तो आप क्या बाहर से लाके लोगों को यहाँ बसाएंगे? ये आज सबको सोचने की ज़रूरत है। शायद जोशीमठ, जो कि एक प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर है, शायद उसकी रूह बच जाए। चंद्रबल्लभ पांडे जी का घर मनोहर बाग इलाके में है, जोशीमठ के, और उसी घर के अलग अलग हिस्से में दिखा रही हूँ। सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त इस घर को यहाँ पर हुआ है, जिसे इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। ये घर आज है, कल होगा नहीं होगा, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी इस वक्त नहीं है। ये किचन का हिस्सा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए आप, पहले तो पूरा किचन की शेप देखिए। किचन पूरा का पूरा, मैं क्योंकि जिस तरफ से खड़े होकर बात कर रही हूँ अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह पर आकर गिरेगा ये। इसकी शेप पूरी ऐसी है कि जो अभी आगे की तरफ आकर गिरने वाली है। फ्लोर पूरी तरह से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, कोई होप नहीं है। ये दरारें पहली बार कब आई थी, पहली बार कब देखी आपने? दरार को जो है, ये जो है पिछले 10 तारीख से ना, हाँ पिछले जो है अगस्त, नवंबर से हल्के आई थी। मैंने कहा था वो ठीक, ये सब भरवा रखा मैंने, सारा भरवा रखा है, ये भरवाया, ये आप देख रहे हैं, ये सीमेंट डाल रखा है, ये सारा। अच्छा, ये आपने भरवाने के लिए सीमेंट वगैरह इसमें डाला यहाँ पर? पहले मैंने इस पर टाइल लगवाए, वो टाइल टूटे, 1 महीने में वो ख़त्म हो गए। फिर वो कहा थोड़ा, मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा सेव करो, इसमें फिर लगाया, फिर आपके हो गए ऊपर। एक तस्वीर आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि ये जो दरार यहाँ पर आई, इसे इन्होंने भरने की कोशिश की, और इस दरार के ठीक ऊपर इस तस्वीर को आप देखिए,
स्वीट होम, सिर्फ ये एक तस्वीर अपने आप में इस वक्त सब कुछ कहती है, क्योंकि जब आप ये तस्वीर स्वीट होम इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, ये वो स्वीट होम है, ये वो पेंटिंग है, या ये वो हैंड आर्ट है जिसको शायद हर बच्चा बचपन में सबसे पहले सीखता है कि एक घर ऐसे बनता है, एक घर ऐसे बनता है। लेकिन एक घर सिर्फ तस्वीर से नहीं बनता, सिर्फ स्केच पेन से नहीं बनता, वो हार्ड तोड़ मेहनत से बनता है, मेहनत की कमाई से बनता है, पूंजी से बनता है, प्रेम से बनता है, भावनाओं से बनता है। और उस घर के साथ आपके जो इमोशंस जुड़े होते हैं, वो इमोशंस आज आंसू बनकर पांडे परिवार की आंखों से लगातार बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। घर के बाकी हिस्से मैंने आपको दिखाया कि कितनी जर्जर हालत में है, लेकिन अब घर का वो हिस्सा जहाँ पर इस वक्त ये रह रहे हैं, क्योंकि और कोई हिस्सा इनके पास बचा नहीं है इस वक्त। आप पहले कमरे की हालत देखिए एक बार, क्योंकि सारा सामान जो काम का था वो यहाँ पर स्टोर करना पड़ रहा है, वो किसी भी हालत में कहीं भी पड़ा हुआ है। और ये जो पूरी स्थिति है, ये आपको किसी रैन बसेरे से कम इस वक्त नहीं दिखाई देगी, वो भी तब जब पारा 0 डिग्री है इस वक्त जोशीमठ में। इसी बेड पे अंकल आंटी आप लोग सो रहे हैं अभी? इसी में इसी पे सो रहे हैं। और यहाँ पे तो मेरे को एक और दरार दिखाई दे रही है इस तरफ। अगर ये बेड के इस तरफ मैं जाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो है एक और दरार यहाँ पे इस वक्त दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है इस वक्त यहाँ पर, यानी जिस हिस्से में इन्होंने थोड़ी सी व्यवस्था भी की अपने के लिए, वो भी जो है इस वक्त पूरा दरार से आपको उभरी हुई वहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो भी कभी भी जो है बिखर सकता है, कभी भी किसी भी वक्त। ये ऊपर टीन है, टीन शेड है ये ऊपर टीन सेट बनाया था। हाँ। ये तो लेंटर वाला है। अच्छा, इसके ऊपर लेंटर वाला टीन सेट इसलिए बनाया था मैंने कहा बर्फ गिरेगी, रुक जाएगा। ये सब आपने, मेरे को लग रहा है जहाँ जहाँ सफ़ेद निशान दिख रहे हैं हरी दीवार पर, ये सब भरने की कोशिश की है। कोशिश मैंने दिन भर लगा, मैं वो भरा, तब ये हमने कहा कि थोड़ा इलाज करने के बाहर चले गए कि इलाज अपना, मैंने अपना हाथ से भरा सर। दिसंबर के पहले हफ्ते में देखिए, ये है कि बुजुर्गों को इस हालत में, इस सर्दी में, ये सब कुछ इन्होंने खुद अपने हाथ से भरा है जितना कर सकते थे। कितना भरेंगे, कितना ठीक करेंगे, कहाँ तक ठीक करेंगे, ठीक करने की भी कोई एक सीमा होगी, लेकिन मुझे लगता है ये अब ठीक करने के बियॉन्ड जा चुका है। और यही चिंता इस वक्त उनके चेहरे पर शिकन के रूप में इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस वक्त जिस तरह से आप घर के इन लोगों को देख रहे हैं ना, निवासियों को, ये इनके लिए एक नॉर्मल रूटीन हो गया है इन दिनों, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है वो पूछ रहा है कितना नुकसान हुआ है बताइए। हम मनोहर बाग के इलाके में हैं, जोशीमठ के, और संतोष बिष्ट जी के घर के अंदर मैं जा रही हूँ ये देखने के लिए कि उनके घर की स्थिति क्या है, क्योंकि उनका घर उन घरों में से एक है जहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ तो चल सकते हैं ना आराम से? अच्छा, आगे है। हे भगवान, ये जो टाइल्स हैं ये पूरी उखड़ कर नीचे गिर चुकी हैं, और ज़मीन पे भी कई जगह पर क्रैक्स हैं। क्रैक नंबर 1, क्रैक नंबर 2, क्रैक नंबर 3, और अगर यहाँ से आप आगे दीवार की तरफ जाएंगे तो ये दीवार पर क्रैक। उसके बाद यहाँ देखिए, इस लाइन को आप देखिए, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये इस वक्त ये बता रही है, जो दरार आई है, कि किसी भी वक्त अगर ये भर भरा कर हिस्सा नीचे आ गया या दूसरा हिस्सा नीचे गिर गया तो क्या होगा, कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है। संतोष बिष्ट जी, आपकी घर की हालत तो अभी बहुत ख़राब लग रही है जी। अभी क्या है घर में, सब लोग किस स्थिति में है? देखो मैम, ये तो हमारा घर है, यहाँ पे हमारे किराएदार रहते थे पहले। अच्छा। तो अभी सब खाली कर चुके हैं डर की वजह से कि कभी भी मकान गिर सकता है। कहाँ गए किराएदार? किराएदारों ने सारा शिफ्ट कर लिया, कोई अपने गांव चले गए, कोई इधर उधर। और किस समय खाली किया ये हो गया अभी काफ़ी 15-20 दिन पहले लोगों ने खाली कर दिया। तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है अभी। मुझे बताइए, ये दरार आई कैसे, मतलब पहली बार आपको कब पता चला? ये एक्चुअली 3-4 महीने पहले से ये दरारें, पहले हल्के से क्रैक्स थे मकान पे। हाँ। और धीरे धीरे इनकी मतलब बहुत तेजी में बढ़ते गए। हर सुबह आप देखो तो मतलब एक नया क्रैक आपको घर पे मिलेगा, ज़मीनों पे मिलेंगे, हमारे खेतों में मिलेंगे। और क्रैक हर
हर डे टू डे इंक्रीज, इनका काफ़ी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, हर दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कमरा भी तो ये वाला खाली हो गया, इसका बगल वाला और बुरे हाल है, पीछे सारा मकान फट चुका। कितने अरेंजमेंट्स इंसान अपने घर में अपनी सुविधा के लिए, अपने प्लान्स के लिए करता है, लेकिन उसके हाथ आज सिर्फ ये दरारें हैं जो भरने का नाम नहीं ले रही हैं। जितने लोग इस वक्त इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रिपोर्ट पहुंचाइए। जोशीमठ के लोगों की, उनके हक की आवाज़ को बुलंद करिए, ताकि कम से कम वो अधिकारी जो जोशीमठ पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो सिर्फ मैदानी इलाकों से बैठकर स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, वो यहाँ पर आकर इस ज़मीन पर खड़े होकर बात करें और इन लोगों की भावनाओं का सामना करें और फिर बताएं कि घर की छत गिरने का मतलब क्या होता है और क्या उसे सिर्फ मुआवजे से आंका जा सकता है।